नमस्कार। आज मैं आपसे मशहूर साहित्यकार विमल मिश्र जी से मुलाकात करवाऊंगा। विमल मिश्र जी का जन्म 9 जनवरी 1932 को देवघर में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य से राजकीय विश्वविद्यालय से एमए किया। उसके बाद उनकी कविताएं, कहानियां, गीत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपे। 1950 से 1956 तक देवघर के एक मिडिल स्कूल में शिक्षक रहे। 1956 से 1965 तक देवघर कॉलेज में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत थे। तत्पश्चात 1965 से 1997 तक कोलकाता के एक प्रख्यात हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक रहे। कोलकाता प्रवास के काल में ही उन्होंने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने समरेश बसु, विमलकर, मैत्रेय देवी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय आदि की कम से कम 52 किताबों का उन्होंने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। इस कार्य के लिए, अनुवाद कार्य के लिए उन्हें बांग्ला से हिंदी में अनुवाद के लिए 1981 में निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के देश तथा 1986 में राजभाषा विभाग बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। आजकल वे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानियों का अनुवाद कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं ऐसे प्रखर साहित्यकार, अनुवादक श्री विमल मिश्र जी से। विमल जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप तो शुरू से साहित्य रचना करते रहे, अपनी रचनाएं करते रहे खुद की, हिंदी कहानी लिखते रहे, कविताएं लिखते रहे, गीत लिखते रहे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में आप अनुवाद की तरफ आप झुक गए, आपका रुझान उस तरफ हो गया? वो हुआ ऐसा कि मैं जब कलकत्ता में शिक्षक था तो हिंदुस्तान या धर्मयुग में बहुत से अनुवाद कहानियों के छपा करते थे। तो मैं उन अनुवादों को पढ़कर देखता था कि यह अनुवाद गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे में विमल मित्र की एक कहानी का अनुवाद हिंदुस्तान में छपा और उस कहानी में इतना ज़्यादा भ्रम पैदा कर दिया कि मैंने उसकी गलती को पकड़कर विमल मित्र के पास पहुंचा दिया कि विमलदा, ये क्या हो गया है कि आपने गलती की और लेखक ने भी, अनुवादक ने भी नहीं पकड़ा। तो उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि आपका पात्र जो है वो कॉफ़ी हाउस में कॉलेज स्ट्रीट में बैठकर कहानी सुना रहा है और आप कह रहे हैं कि वो मर गया था। अगर वो मर गया था तो कहानी कैसे सुना रहा था? तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो न मेरे प्रकाशक ने पकड़ा और न अनुवादक ने पकड़ा। उन्होंने राज्यपाल को तुरंत चिट्ठी लिखी और उसका संशोधन एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने भेज दिया। तब मुझे लगा कि मैं जरा हाथ आजमाऊं, क्योंकि मैं शुरू में ही जो वहाँ गया था तो पीएचडी करने गया था बांग्ला और हिंदी साहित्य के अनुवाद तुलनात्मक अध्ययन को लेकर। इसलिए मैंने बांग्ला के बहुत से उपन्यास पढ़े थे, हिंदी के पढ़े ही थे, लेकिन तो बांग्ला के अनुवाद के लिए मैं तैयार नहीं था। लेकिन उस कहानी को पढ़ने के बाद मैं तैयार हुआ और तब 1975 की ये घटना है। 1975 में विमल कर की एक किताब जी, जिसका नाम था असमय, उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से शुरू करूं। मुझे तो कोई पहचानता नहीं है, मैं प्रकाशन जगत में मैं कोई परिचित नाम नहीं हूं। तो मैंने विमल कौर से संपर्क किया और उनसे कहा कि ये किताब जो पुरस्कृत हो गई है तो आप इसको मुझे अनुवाद करने की अनुमति दे दीजिए। उन्होंने कहा कि अनुमति दी। तो मैंने कहा कि एक शर्त है, ये साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, बहुत से प्रकाशक आपके यहाँ पहुँचेंगे कि किताब मुझे दे दीजिए, मैं अपने चॉइस के अनुवादक से अनुवाद करवा लूँगा, या कोई अनुवादक भी आ सकता है आपके पास, तो आप कृपा करके किसी को दीजिएगा नहीं, वचन पक्का। तो राज्यपाल ने उनको चिट्ठी लिखी कि आपकी पुस्तक पुरस्कृत हुई है, आप मुझे दे दीजिए, मैं अनुवाद करवा लूँगा। उन्होंने राज्यपाल को लिखा कि आप विमल मिश्र से संपर्क करिए
वो अगर अनुवाद करेंगे तो ठीक है, तब अगर वो नहीं करेंगे तब मैं दूसरे को दे सकता हूँ। राज्यपाल ने मुझसे संपर्क किया, मैंने अनुवाद करना शुरू किया। इसी बीच उन्होंने कहा कि तुम इसके पहले कि असमय का अनुवाद करो, छोटी बालिका बधू का अनुवाद कर लो। अच्छा। उसमें बालिका बधू फिल्म बन रही थी, शक्ति सामंत बना रहे थे। तो मैंने कहा छोटी पुस्तक है, ठीक है। तो मैंने शुरू में पहली पुस्तक का जो अनुवाद किया, उस पुस्तक का नाम है बालिका बधू, और दूसरी पुस्तक का नाम है असमय, जो हिंदी में मोहिनी के नाम से छपा। इस प्रकार मैंने सिलसिला शुरू किया अनुवाद का, इस तरह से अनुवाद का। अच्छा, आपने बताया कि आप वहाँ पीएचडी करने के लिए गए थे। हाँ। लेकिन हिंदी भाषी तो आप हैं, लेकिन बांग्ला भाषा के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? मैंने कोई खास वजह थी इसके पीछे? हाँ, खास वजह थी। एक तो हम लोग देवघर में पैदा हुए। देवघर वैसे उस जमाने में बंगालियों से बहुत प्रभावित था। अच्छा। आज भी बांग्ला भाषा से देवघर की भाषा बहुत प्रभावित है। आज इतने बंगाली देवघर में नहीं रहे, और जो बंगाली हैं वो बंगाली नहीं रहे, अब झारखंडी या बिहारी हो गए, समझे ना जी। और दूसरी बात थी कि हमारा यजमान प्राय बंगाली है, तो जब वो आते थे हमारे घर मिलने पिताजी से, हमसे, तो नेचुरली हम लोग बांग्ला में उनसे बात करते थे। एक और बात थी कि उस जमाने में जितने साइन बोर्ड दुकानों के हुआ करते थे, 2 भाषाओं में लिखे जाते थे, हिंदी और बांग्ला। अच्छा। रास्ते में भी जैसे एक शशि भूषण राय रोड है, जो दुमका ये शिक्षा सागर मोड़ से लेकर जाता है टावर तक जी, तो उसका जो नाम पट था, तो उस पर भी बांग्ला और हिंदी। तो बांग्ला अक्षरों का ज्ञान तो वहाँ से हो गया। धीरे धीरे मैंने उसको डेवलप किया। स्कूल में बहुत से बंगाली साथी थे, तो 1948-49 में मैंने मैट्रिक पास किया था, और 48 में ही मैंने बांग्ला का अनुवाद हिंदी में कर लिया था। राधा रानी नामक एक किताब, एक कहानी थी बंकिम चंद्र की। अच्छा। तो उसका अनुवाद 1948 में मैंने किया था। लेकिन उसके बाद मैं मूल कहानियाँ लिखने लगा, और जो अनुवादक का जो रूप मेरा आया वो 1975 में आया। मूल कहानियाँ जो है वो लगभग कितनी कहानियाँ हुई? मूल कहानी लगभग 2 दर्जन है हमारी। अच्छा। तो रघुवर की पत्रिका में, कानपुर की पत्रिका में, बनारस की पत्रिका में, कलकत्ता की पत्रिका में छपती रही। तो उनका कोई संग्रह अब तक नहीं? संग्रह नहीं है, लेकिन वो सारी कहानियां मेरे पास हैं। अच्छा। वो प्रतियां हैं उन अखबारों या उस पत्रिकाओं की। अब गीत और कविताएं भी लिखते रहे हैं? गीत मैं 1950 से लिखता रहा। अच्छा। और अब तक लिखता हूँ। तो अनुवाद आपने कहा विमलकर से आपने शुरू किया अनुवाद का काम। फिर आपका काम जो है शरद चंद्र के भी उपन्यासों का किया, तो वो ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ शरद चंद्र के उपन्यासों का? फिर आप पूरा अनुवाद कार्य कर रहे हैं शरद साहित्य का। हाँ, उसका कारण तो ये कैसे शुरू हुआ कि राजकमल से मेरी बहुत सारी किताबों का अनुवाद, मैंने बहुत सारा अनुवाद छपा था। तो उस समय राजकमल में शीला सिंधु हुआ करती थी मालकिन, और मोहन गुप्त थे, वो उस पर एडवाइजर थे जो किताबों का चयन किया करते थे। तो दोनों से संपर्क था। 4-5 किताबों का प्रकाशन हुआ, तब तक अशोक मैसूरी ने राजकमल को खरीद लिया। और उस समय मैंने सत्यजीत राय की कहानी, मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियों का अनुवाद किया था, और उसको हमने भेज भी दिया था राजकमल के पास भेज दिया था। ये जो टेक ओवर हुआ उसमें उसको छापा नहीं, और जब ये दूसरे आए तो इनमें से किसी ने हमसे कहा कि उनकी सत्यजीत राय की ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी कॉपी भेज दीजिए। अच्छा। तो राजकमल को मैं भेज ही चुका था। मैंने अशोक जी से संपर्क किया, मैंने कहा कि मैंने तो ऑलरेडी आपको भेज दिया है और आपको सूचित भी किया है, लेकिन आप ही के यहाँ से सूचना आई कि जब तक वो ये नहीं आएगा, कॉन्ट्रैक्ट की प्रतिलिपि नहीं आएगी, तब तक मैं नहीं छापूंगा। उन्होंने कहा कि आप भेज दीजिए, और उन्होंने उसी आधार पर छाप दिया।
तो इससे उनसे संपर्क हमारा हुआ। शीला संधू और मोहन गुप्त से तो हमारा संपर्क था ही। और इस बीच 2003 में मैं दिल्ली गया था पत्नी की चिकित्सा के सिलसिले में, तो मैं अशोक जी से मिला था तो वहाँ बात भी हुई थी। इस दौरान क्या हुआ कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया 2007 में। तो 2007 में जब देहांत हो गया तो मैं तो अकेला रह गया, मेरा समय नहीं कटता था। तो मैंने अशोक जी से संपर्क किया कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, आपके यहाँ से तो मेरी बहुत सारी किताबें छपी हैं, अन्य प्रकाशकों के यहाँ से छपी ही हैं, तो आपको अगर कोई काम हो तो मुझे दीजिए जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक काम है, शरद चंद्र के उपन्यासों के अनुवाद में बहुत सारी गलतियां हैं, इसका पता मुझे चला है, आप उन अनुवादों को मूल से मिलाकर सही अनुवाद करके दे दीजिए, आप देते जाइए, मैं छापता रहूँगा। और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। ये घटना 2008 की है। अच्छा, तो पहला कौन सा उपन्यास? पहला हमने अनुवाद किया चरित्रहीन का। फिर किया पथ का दावा। पथ का दावा का, हाँ, चरित्रहीन तो इसी जगह होगा कहीं, चरित्रहीन निकाल। अच्छा, आपने बांग्ला के इतने सारे साहित्यकारों का आपने हिंदी में अनुवाद किया, सबसे आनंद आपको किस कृति को करने में आया? अब तो मैं कहूँगा कि उनके उपन्यासों से ज़्यादा आनंद मुझे कहानियों में हुआ। मैं जो सोच रहा था वो ये कि देखिए, संसार के सारे उपन्यासों को आप पढ़ जाइए, उसका अंत क्या होगा इसका थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी दूसरे कहानीकार की कहानियों का अंत कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। अद्भुत है कि शरद चंद्र की कहानियों का अंत क्या होगा इसका पता नहीं चलता है। जब अनुवाद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ हाय भगवान, इस कहानी को किस मोड़ पर वो ले जाकर पहुंचा देंगे, इसका अंत क्या होगा। और जब अंत देखता हूँ तो मैं चौकन्ना होकर और भौचक्का भी हो जाता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि उनके उपन्यासों से ज़्यादा आनंद उनकी कहानियों के अनुवाद में मुझे हुआ। अच्छा, जैसा कि कभी बातचीत में आपसे मैंने सुना कि कहानियाँ बहुत कम है उनकी, लेकिन वो आकार में बहुत बड़ी हैं। बहुत बड़ी बड़ी उनकी 29-31 कहानियाँ हैं कुल, लेकिन बाज कहानियाँ 2-4 कहानियों को छोड़कर प्रायः सब 30 पन्ने, 40 पन्ने, यहाँ तक कि 67 पन्ने तक की कहानी है। अमूमन औसत मान लीजिए कि 30 पन्ने से कम कोई कहानी नहीं है औसत। तो ये 31 जो कहानी आप कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको किस कहानी रहेगी? खूब बढ़िया। अभी एक कहानी का अनुवाद किया मैंने, सती। अच्छा, वो बड़ा विचित्र, उसका जो कथानक है वो बड़ा मार्मिक है, वो कहा नहीं जा सकता। और अभी जो तत्काल में जिस कहानी का अनुवाद कर रहा हूँ वो है कि उनके 50 वर्ष पहले के एक दिन की कहानी। अच्छा, शीर्षक ही है उस कहानी का, जो मैं भी कर रहा हूँ, जो अंत हो जाएगा आज या कल में, उसका अनुवाद खत्म हो जाएगा। ये भी अद्भुत कहानी है, एक लठेज की कहानी है। उसमें एक वैष्णव है जो कभी डाकू भी रहा था, और एक बच्चे की कहानी है जो लठेतों को, लोगों को पीट पीट कर मारते देख चुका है। वो अपना बयान दे रहा है स्वयं शरदचंद्र कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरह से लोग कहते हैं कि श्रीकांत भी उन्हीं की जीवनी है, और ये लठेत वाला तो उनकी जीवनी है, ये वो स्वीकार कर ही रहे हैं। ये श्रीकांत शरद बाबू का ही, हाँ, उनकी जीवनी है। उनकी जीवनी लोग कहते हैं, लेकिन है कि नहीं ये कोई प्रामाणिक नहीं है। लोग कहते हैं कि शरदचंद्र ही हैं, श्रीकांत नहीं, वो शरदचंद्र हैं। अच्छा, होंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप जब अनुवाद कर रहे हैं बांग्ला से हिंदी, तो बहुत सारे बांग्ला साहित्यकारों से आपको मिलने का भी अवसर मिला होगा। हाँ, बहुत सारे। आप किन से प्रभावित रहे हैं और क्यों? सबसे अधिक प्रभावित मैं रहा समरेश बसु से।
समरेश बसु दो नामों से उपन्यास लिखते थे, एक समरेश बसु और एक कालकूट। तो कालकूट का जो प्लॉट हुआ करता था वो या तो यात्रा वृत्तांत था या पौराणिक कथा है, धार्मिक कथा है। वैसे समरेश बसु साम्यवादी विचारधारा के प्रतिनिधि थे, उनके सारे उपन्यासों में आप पा जाएंगे। लेकिन जब समरेश बसु के नाम से लिखते हैं तो उनका प्लॉट जो है शहरी जीवन है, हमारा आपका जीवन है, इस प्रकार का जीवन वो चित्रित करते चले जाते हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि दोनों की भाषा, समरेश बसु की भाषा और कालकूट की भाषा में भी अंतर है, ठीक वैसे ही जैसे गंगा और यमुना के जल में अंतर दिखाई पड़ता है, साफ दिखाई पड़ेगा। ये समझने वाला होना चाहिए। एक अनुवादक की हैसियत से मैंने दोनों समरेश बसु और कालकूट दोनों की रचनाओं का अनुवाद किया है मैंने, और मैंने ये अनुभव किया है कि दोनों की भाषाएं जो है बिल्कुल अलग अलग हैं। कालकूट की भाषा का अनुवाद करना बड़ा कठिन है। अच्छा, अक्सर आप मैत्रेयी देवी की भी चर्चा करते हैं, न हन्यते का भी आपने अनुवाद किया है। आपने अच्छा प्रश्न किया। मैत्रेयी देवी का एक ही उपन्यास है, न हन्यते, और उस न हन्यते के लिए मैत्रेयी देवी बंगला के साहित्य में अमर हो गई। ठीक जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी के लिए मशहूर हो गए। 3 कहानियां उन्होंने जीवन में लिखी, उनमें से केवल उसने कहा था एक कहानी है जिस कहानी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार साबित कर दिया। वैसे ही न हन्यते ने मैत्रेयी देवी को बंगाल के उपन्यासों में श्रेष्ठतर बना दिया है, श्रेष्ठतम नहीं, श्रेष्ठतर बना दिया है। तो अपनी जीवनी है, छद्म नाम से लिखा गया है, लेकिन इस प्रकार की हिम्मत कोई औरत कर सकती है जो अपने जीवन काल में घटित घटनाओं का शाब्दिक वर्णन कर दे। अच्छा, मैत्रेयी देवी की बात चलती है तो मैत्रेयी देवी ने अपने न हन्यते में कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर का भी उल्लेख किया है। तो कहने के आप उनके माध्यम से रविंद्रनाथ ठाकुर को भी समझते होंगे, समझे होंगे। पढ़ा नहीं, सुना उनसे। उनकी नजदीकियां रविंद्रनाथ से बहुत थी, तो कुछ किस्से वो सुनाया करते थे। जैसे उनमें से एक किस्सा है कि रविंद्रनाथ कभी भी एक जगह जब गए हैं तो दोबारा वहां नहीं गए हैं, लेकिन मैत्रेयी देवी मोंगपू में शादी के बाद अपने पति के साथ रहती थी। मैत्रेयी देवी के कारण वहां वो 3 बार गए। ये बड़ी बात है। रविंद्रनाथ ने कभी दूसरी जगह ऐसा नहीं किया है कि एक बार मैं एक जगह गया हूं तो दूसरी बार वहीं जाऊंगा, नहीं। लेकिन मैत्रेयी देवी के आकर्षण से अच्छा, आपकी अपनी जो आपने इतनी जो कहानियां लिखी उसमें सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती है? कब्र, जो मेरी पहली प्रसिद्ध कहानी थी, प्रकाशित हुई थी 1949 में, और वो प्रकाशित हुई थी बनारस की एक सामाजिक साप्ताहिक पत्रिका छपती थी समाज के नाम से, जिसके आचार्य नरेंद्र देव संपादक। आपको अपनी सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती है? मैंने कहा ना, कब्र, और उसके लिए मुझे 8 रुपया पुरस्कार मिला था। और उस जमाने में 8 रुपये में इतना अच्छा कुर्ता बनवाया था जो इससे भी अच्छा था, और मैं तब मैट्रिक का स्टूडेंट था। समाज से मुझे 8 रुपये पुरस्कार के रूप में मिले थे। अच्छा, एक ये होता है कि अभी आपने कहा कि जब आप खाली थे, आपकी पत्नी जब गुजर गई खाली थे, तो आपने अशोक माहेश्वरी जी से मिलकर आपने कहा काम देने। तो विरह में लोग जो हैं गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, आपने अनुवाद का कार्य किया? अनुवाद तो किया है। मैं आपको एक गीत सुना देता हूँ जो मेरी दिवंगत पत्नी के प्रति मैंने लिखा है। उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ आपको। तो मतलब इस तरह की कितनी रचनाएं की विरह में आपने कितनी रचनाएं? मैं समझता हूँ 12 कविताएं होंगी। मेरे पोते के लिए भी मैंने लिखी है, क्योंकि पोते का भी देहांत हम लोगों के सामने हो गया। पोते के देहांत के 1 वर्ष बाद ही पत्नी का देहांत हो गया, तो पोते के लिए भी लिखी है और पत्नी के लिए भी लिखी है। तो मैं अपनी पत्नी वाली यूं क्या गई, लुट दुनिया गई, सब होते हुए है कुछ भी नहीं, यह कैसी घड़ी आ औचक पड़ी, यह कैसी घड़ी
आ औचक पड़ी, क्यों तन्हा हुआ कुछ जाना नहीं। यह कैसी घड़ी आ औचक पड़ी, क्यों तन्हा हुआ कुछ जाना नहीं। तू यूं क्या गई लुट दुनिया गई। तू यूं क्या गई लुट दुनिया गई। जी घबरा रहा, जी घबरा रहा, जी मरमर रहा। या जी का प्रयोग देखिएगा, जी घबरा रहा और जी मरमर रहा। मैं जी मरमर रहा हूँ, जी घबरा रहा, जी मरमर रहा। आप पतझड़ गया मन लगता नहीं। आप पतझड़ गया मन लगता नहीं। तू यूं क्या गई लुट दुनिया गई। आगे है, तू ऐसी नई दुल्हन बन गई, मैं मरघट गया तू बोली नहीं। तू ऐसी नई दुल्हन बन गई, मैं मरघट गया तू बोली नहीं। मैं मरघट गया कुछ नव घट गया, कुछ नया हो गया। मैं मरघट गया कुछ नव घट गया। मैं रोता रहा तू सोई रही। मैं रोता रहा तू सोई रही। अंतिम है, क्यों ऐसा हुआ घर मरघट हुआ। क्यों ऐसा हुआ घर मरघट गया। जहाँ जाती जहाँ चलती बनी, जहाँ चलती बनी जहाँ जाती नहीं। जहाँ चलती बनी जहाँ जाती नहीं। तू यूं क्यों गई लुट दुनिया गई।